तारुफ के मोहताज नहीं, और अगले हिस्से में हमारे साथ सेंटर हामिद खान साहब होंगे। तो सबसे पहले इरफान सिद्दीकी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान सिद्दीकी साहब, आपने बात सुनी होगी, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी से बात नहीं करूंगा। जब नुमाइंदे की बात हुई वो कहते हैं कि फ़ौज से बराह रास्त बातचीत करूंगा, इस्टेब्लिशमेंट से ही उनके ही किसी नुमाइंदे को मुकर्रर किया जाए। आप क्या समझ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि कुछ हालात बदल रहे हैं, तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा के बीच बातचीत का आगाज़ हुआ है, या कोई एक इशारे मिल रहे हैं दोनों तरफ से? ये इनके बयान के पीछे है क्या, इमरान खान साहब के इस बयान के पीछे? जी बहुत शुक्रिया आसमा। मामला ये है कि इस बयान के पीछे कुछ नहीं है। इस बयान के पीछे एक गहरे दर्जे की और इंतहा दर्जे की फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी है, और जो हिकमत अमली उन्होंने अपना रखी थी जिस दिन से उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक हुई। कभी उन्होंने मुज़ाहरे करने हैं, कभी उन्होंने आर्मी चीफ का रास्ता रोकना है, कभी 9 मई करना है उन्होंने, कभी कुछ और करना है, कभी असम्बलियाँ तोड़नी है। ये सारे हरबों से गुज़र के अब उन्हें ख्याल ये था कि जी अब मैं जेल में आ गया हूँ। उन्होंने 2-3 कॉल्स दी, जुमे के जुमे उन्होंने कहा जी कि मुज़ाहरे किए जाएँ। आपने देख लिया इस्लामाबाद में कितने मुज़ाहरे हुए, पाकिस्तान में कितने हुए। इस जुमा को कॉल दी और फिर इस्लामाबाद में तो खुद ही वापस ले ली, लेकिन बाकी पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं है। अब 5 अगस्त की कोई कॉल है, और मैं अभी कुछ देर पहले देख रहा था जी कि नहीं हम तो बस एक जलसा करेंगे। तो वो अवामी सैलाब जिसकी वो तवक्को रख रहे थे कि एक सुनामी उठेगा, वो अडयाला जेल का रुख करेगा और तिलपट कर देगा, वो भी मायूसी हो गई। तो अब एक एक करके उनके सारे पत्ते ख़त्म हो चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि मैं उस दरवाजे पे दस्तक दूं जिस पे वो दे रहे हैं मुसलसल। ये कोई आज नई बात नहीं कही उन्होंने, ये आज शाम का उनका बयान है। कल शाम आप प्रोग्राम कर रही होंगी तो शायद कोई नया बयान आ जाए, इसके बिल्कुल मुतज़ाद आ जाए। तो लिहाजा, लेकिन एक चीज़ में तसलसल के साथ वो कह रहे हैं कि मैंने हुकूमत से बात नहीं करनी, चोरों से बात नहीं करनी, डाकुओं से नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से नहीं करनी, MQM से नहीं करनी, और PMLN से नहीं करनी। ये बात वो तसलसल से कह रहे हैं। अब आज उन्होंने खुल के कह दिया है। पहले एक अर्जी उन्होंने भेजी अपने एक नुमाइंदे के ज़रिए से, फिर दूसरी अर्जी अपनी अमशीरा के ज़रिए भेजी, फिर एक तीसरी अर्जी भेजी। इन तमाम अर्जियों के बाद अब वो ये कहते हैं, उन्होंने लुगत भी बदली, डिक्शनरी भी बदली। उन्होंने ये कहा जी कि न्यूट्रल के मानी पहले कुछ और होते थे, अब उन्होंने कोई नए मानी तख्लीक कर लिए हैं। तो इन सारी बातों से उनकी फ्रस्ट्रेशन झलकती है। सर, आपको नहीं लगता कि अगर वो ये कह रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी ताकत जो है उसका मुजाहिरा नहीं कर सके, बल्कि वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हों? क्या बगैर किसी इशारे के इमरान खान साहब इतना आगे बढ़ के ये बात कर सकते हैं? और फिर यही नहीं, उन्होंने 9 मई का जो बयान है अगर देखा जाए तो इतराफ़ भी किया है कि पुरअमन कॉल दी थी। कल को वो इस मामले के ऊपर माफ़ी भी मांग सकते हैं फ़ौज से कि मैंने गलत किया था। तो ये तो एक बगैर इशारे के तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो CBMs हुए हैं ना सर? नहीं, कोई CBMs नहीं हुए। ये खान साहब का एक पुराना तरीक़ाकार है। वो ये तासुर देते हैं जी कि हमारे मामलात तय हो गए हैं। उनकी जमात भी कह रही है। दूसरी तरफ से फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। हम नहीं कहते हैं कि वो बात ना करें किसी के साथ। अगर फ़ौज मुनासिब समझती है तो खान साहब से करे बात। खान साहब तो दस्तक दे रहे हैं, लेकिन फ़ौज खुद एक नुक्ता नज़र और मौक़िफ़ अपना बहुत वाज़े कर चुकी है। लेटेस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है ISPR की, उसमें भी आपने देखा है कि इनको या इनकी जमात को कौन सा लक़ब दिया गया है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता। इससे पहले वो कह चुके हैं जी कि सियासतदानों से बात करें, हम बीच में नहीं आते। वो वाज़े तौर पे इनकार कर चुके हैं। अब जिस तरह खान साहब की पॉलिसी बदल गई है, और पहले वो कह रहे थे जी कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो फ़ौज ने खुद कर लिया है हमें बदनाम करने के लिए। अब वो कहते हैं नहीं, हाँ मैंने कॉल दी थी लेकिन मैंने कहा था पुरअमन रहें। तो इसी तरह अगर फ़ौज के नुक्ता नज़र में कुछ सॉफ्टनेस आ जाती है और वो ये समझते हैं जी कि 9 मई और 200-250 ज़्यादा मकामात पे हमला करना, शहीदों की यादगारों को जलाना, उनकी अलामतों को तोड़ना कोई बात नहीं है, मामूली बात है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, तो ठीक है, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है ना। पहले वो आपस में तय कर लें। अगर फ़ौज हमें कहती है जी कि खान साहब से हमारा मामला तय हो गया है, तो ठीक है, अगले इलेक्शन में खान साहब आ जाएंगे 5 साल बाद। अगर खान साहब कहते हैं जी कि मेरा मामला फ़ौज से तय हो गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि कल हम घर चले जाएंगे या कोई इनकलाब आ जाएगा। वो करते रहें।
खान साहब, लेकिन मैं जो मेरी मालूमात भी हैं, और मैं पाकिस्तान की सियासत का एक तालिब इल्म हूँ पिछले तवील अरसे से, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि खान साहब की ये सारी फुलझड़ियाँ और ये सारी हवाइयाँ, ये सारी आतशबाजी अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए है, अपने फॉलोअर्स की आंखों में धूल झोंकने के लिए है, अपने जो लीडर्स हैं उनको तसल्लियाँ देने के लिए। उन्हें कहीं से कोई CBM नहीं मिले हैं, उन्हें कहीं से कोई इशारा नहीं मिला है। आप देख लीजिएगा कि 4 दिन के बाद उनका मौक़िफ़ क्या होता है। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब देखें ना, जिस जगह पे इस वक्त मुक़्तदरा खड़ी है, एक गैर मकबूलियत और फिर तनकीद, और जिस तरह से एक मकबूल तरीन जमात जो है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, ये जो इल्ज़ाम लगाती है कि भाई हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, और वो जमात जो है वो सामने खड़ी है उनके, तो ये क्यों इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि उसको राम किया जाए कुछ CBMs, कुछ लो और दो की बुनियाद के ऊपर, कोई सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तरफ से भी देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्ते से बयानात में कमी है, ट्रोलिंग में थोड़ी कमी है, और हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, लेकिन ये पहला CBM के तौर पे ये सामने आ सकती है ये बात। तो क्यों नहीं चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट कि हम तहरीक इंसाफ से डायरेक्टली जो है वो बात करें? देखिए, ये बात तो ISPR के जो DG साहब हैं उन्होंने कहा है कि अब हम तसलसल से सहाफ़ियों से मिला करेंगे और फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। अगली मीटिंग में आप ज़रूर जाएं और आप उनसे ये सवाल जो मुझसे कह रही हैं वो ज़रूर उनसे पूछें, वो उसकी वजाहत करेंगे। जहाँ तक मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से जानता हूँ कि CBMs हो सकते हैं अगर मामलात सियासत के दायरे से या उसकी लकीर से कोई थोड़े से दाएँ बाएँ निकल जाएँ। अगर मामला आप ये करते हैं कि जी 200-250 मकामात एक बगावत करते हैं, फ़ौज अपने अफसरों को सज़ा दे चुकी है, घर बेच चुकी है, उनकी पेंशनें ज़ब्त कर चुकी है, उनको पनिश कर चुकी है इसी जुर्म के अंदर, और उस जुर्म के अंदर अगर वो CBMs करती है तो फिर इसकी क्या गारंटी होगी कि कल कोई और जमात आज 250 पे हमला हुआ है, कल कोई 300 पे एक जत्था लेके आ जाए, वो कहे जी हम बड़े मकबूल हैं, यरगमाल बना ले रियासत को। कहाँ जाएगा आपका आइन, कहाँ जाएगा कानून, कहाँ जाएंगे ज़ाब्ते? तो पाकिस्तान, ये आज की बात, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, फ़ौज को कोई मुश्किल दरपेश नहीं है, फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम नहीं है। अगर खान साहब ये तासुर दे रहे हैं तो वो निकालें लोगों को कि आएँ फ़ौज के ख़िलाफ़ हम कल मुजाहरा करते हैं। मैं देखता हूँ कितने लोग निकलते हैं। ये खान साहब का एक बयानिया है जो वो अपने उससे बताते रहते। एक दिन वो ऐलान करके देखें कि जी मैं कल इस फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम को आवाज़ दे रहा हूँ, वो निकलें अपने शहरों से, गांव से, देहात से, कस्बों से, गलियों से, कूचों से और मुजाहरा करें, तो मैं देखता हूँ कि कितने पॉपुलर हैं वो। ये सब धोखा है आँख का, कोई पॉपुलर नहीं है। फ़ौज अपनी जगह खड़ी है एक मुनज़्ज़म इदारे के तौर पे, लेकिन फ़ौज मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के दिलों में रहती। सर, आप तो इतने अरसे से हैं, मियाँ साहब के साथ भी आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, कम लोगों का इतना ताल्लुक़ उनके साथ है। जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इसमें देखें ना, जुडिशरी वर्सेस, यानी दो इदारे, दो प्रॉक्सीज के तौर पे कहा जा रहा है कि इस्तेमाल हो रहे हैं। जुडिशरी सामने खड़ी है, हर फैसला जो है उसके ऊपर रिलीफ मिल रहा है तहरीक इंसाफ को। तो आपको नहीं लगता कि खान साहब को तो कोई ख़तरा नहीं है? अगर 9 मई के वाक़यात देखें तो उसके ऊपर भी उनको रिलीफ मिल रहा है, मिलता रहेगा। शायद प्रोसिक्यूशन जो सबसे ज़्यादा, कोई सबूत अब तक जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ सामने नहीं आ सका, तो इसका क्या मतलब लिया जाए फिर? इसका मतलब यही लिया जाए कि खान साहब, हमारे ज़माने में भी जब 2013 से 2017-18 तक हमारी हुकूमत थी, खान साहब उस वक्त भी फौज इसके अदलिया के बड़े महबूब थे और हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले होते रहे। वो इश्तिहारी मुलज़िम थे, लेकिन मैंने ख़ुद देखा कि वो कमरा नंबर 1 अदालत को जो है उस टांग के ऊपर टांग रख के बैठते थे। कोई नहीं पूछता था कि ये इश्तिहारी मुलज़म है या नहीं है। गुड टू सी यू उन्हें कहा गया, अब भी वो चाहते हैं। और बहुत से फ़ैसले, अभी हाल ही में एक फ़ैसला आया है जिसकी नज़ीर ही नहीं मिलती। यानी आप एक आम आदमी को भी दें कि जी अगर आइन ये कहता है कि एक इंडिपेंडेंट रुकन 3 दिन के अंदर अंदर, और 3 दिन है उसमें, वर्किंग डेज भी नहीं लिखा हुआ, 3 दिन है, चाहे वो संडे हो या सैटरडे हो, इन्होंने उठा के वो कर दिए हैं 15 दिन। और 15 वर्किंग डेज जो अभी जारी हैं, 12 तारीख को फैसला हुआ है आसमा, वो 15 दिन अभी जारी हैं, वो 4 अगस्त तक जारी रहेंगे, इसलिए कि उसमें 6 संडे और सैटरडे आ गए, 2 मुहर्रम की छुट्टियां आ गई। तो व्हाट इज़ दिस? ये कोई कानून नहीं था, कायदा नहीं था, ज़ाब्ता नहीं था, रूल नहीं था, लॉ नहीं था, आइन था। 3 डेज
अब 3 डेज को अगर आप खींच के 23 दिन कर देते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे पार्लियामेंट को मुतहर्रिक होना पड़ेगा। कल आप कहें जी कि नहीं एक हुकूमत जो है उसे 4 साल की मियाद होनी चाहिए, आप कहने को कह सकते हैं और फिर हमसे तवक्को रखेंगे कि जी ये अदालत का फैसला है आप मान लें, ऐसे नहीं होता ना। तो इरफान साहब इस पे हुकूमत ने कहा हम कर नहीं सकते मानेंगे, हैं। हुकूमत ने कहा हम नहीं मानेंगे, और हुकूमत आज जो बिल लेके आई है हुकूमत की बात मैं नहीं कर रहा, मैं हुकूमत की मेरी आसमा में हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट रियासत का वो इदारा है जो कानून भी जन्म देता है, जो आइन भी जन्म देता है, उससे बेहतर तशरीह और वजाहत नहीं कर सकता। कल आपने हमजा शरीफ की हुकूमत ख़त्म करनी थी, परवेज़ इलाही की बिठानी थी, तो आइन के अंदर आपने एक नया जुमला डाल दिया कि जी जो अपनी पार्लिमानी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देता है उसका वो घर तो जाएगा, आइन ये कहता है, और यहाँ चुप हो जाता है आइन। आप लिखते हैं जी कि उसका वोट नहीं गिना जाएगा। क्यों लिखते हैं? इसलिए कि जब तक ये नहीं लिखेंगे हमजा घर नहीं जाएगा। ये खलवाड़ अगर आप आइन के साथ करेंगे और तवक्को ये रखेंगे कि जी अदालत का फैसला, जी चुप हो जाएं, जी मान जाएं, जी सर झुका लें, तो फिर आइन गारत हो जाएगा ना, फिर आइन को फेंक दें। आइन को एक तरफ रखते हैं कि आइन के तहत फैसले नहीं करेंगे। पे सर उस फैसले के मुकाबले पे अब कानून साजी आप कर रहे हैं। आज जो बिल पेश हो रहा है वो ये कह रहा है कि डिक्लेरेशन जो है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। जो एफिलिएशन होती है इलेक्शन के 3 दिन के बाद वो उसको आप नहीं तब्दील कर सकते। इसी तरह से ये भी कि मखसूस नशिस्तें जो है वो उसकी फहरिस्त अगर ना दी गई हो तो नहीं दी जा सकता, यानी इलेक्शन के वक्त अगर वो प्रोवाइडेड नहीं थी लिस्ट तो अब वो नहीं दी जा सकती। यानी फैसले के बिल्कुल उलट अब आपकी कानून साजी हो रही है। आज जो बिल पेश हुआ है आप रोक सकेंगे? ये बात नहीं है सर आसमा, ये बात नहीं है। बात पीछे से शुरू करें ना। फैसले के बिल्कुल उलट अगर हम कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि फैसला आइन के बिल्कुल उलट आया है। हमने आइन की कसम खाई हुई है। अगर अदालत उस कसम से इनराफ करके गलत फैसला देती, आइन में कहाँ लिखा है मुझे बताएं? आइन कहता है कि जब इंडिपेंडेंट आ जाएंगे हल्फ उठाने के 3 दिन के बाद एक पार्टी उन्होंने ज्वाइन करनी है, बाकायदा हलफनामा देना है, उसके बाद आइन खामोश है। 5 साल के लिए वो आदमी अगर PMLN में शामिल होता है वो PMLN का गिना जाएगा, और अगर वो उससे इनराफ करता है उसे निकाल देंगे, हाउस से निकल जाएगा, उसकी रुकनीत खत्म। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। आप एक इंडिपेंडेंट आए, उन्होंने आज़ादी से एक जमात शामिल की, अपनी मर्जी से शामिल हुए। अब आप उन्हें कहती है, अदालत कहती है जी कि आप वो पार्टी छोड़ दें जो आपने जिसमें शामिल हुए थे, अब आप एक नई पार्टी में शामिल हों, और उसके लिए आपको हम 15 दिन दे रहे हैं जो 23 दिन बनते हैं अमलन। तो जब आइन से आप खेलेंगे और हम इस आइन से खलवाड़ का रास्ता रोकने के लिए कोई कानून साजी करेंगे तो आप कहेंगे जी आप फैसले के खिलाफ कर रहे हैं। हाँ, हम करेंगे फैसले के खिलाफ अगर वो फैसला आइन से मुतसादिम है, कानून से मुतसादिम है। तो ये जो आइन का हलफ हमने उठाया है, आइन की रखवाली है, आइन साज इदारा है, इसका फर्ज बनता है कि वो इस तरह की चीजों को रोके। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत और अदलिया के बीच महाजराई जो है वो थमने वाली नहीं है। क्या आपकी हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है? आपके वजीर आज़म घर जा सकते हैं? वैसे उस पर भी आज एक प्राइवेट पब्लिक बिल आया है, लेकिन इस बात का खदशा मौजूद है क्या? लगती रहे तौहीन अदालत। देखें, खदशात यहाँ तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब एक हुकूमत बैठी हुई है, आप आइन नया लिख के उसे घर भेज देते हैं, तो उसे तो खदशा नहीं था इससे पहले। वो जानता था कि मेरी हुकूमत नहीं जा सकती। उसे क्या पता था कि बंदयाल साहब एक नया आइन लिख के मुझे घर भेज देंगे। तो हमें नहीं मालूम कि कल हमारे खिलाफ क्या हो जाएगा या किसको वो बुला लेंगे, लेकिन वक्त आ गया है और पार्लियामेंट को धकेल के लाई है अदलिया इस मकाम पे कि पार्लियामेंट पूरे कद के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी आइनी जो उसका मकाम है उसके साथ उठ खड़ी हो और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे और आइन से मनमाने तरीके से खेलने की इजाज़त ना दे किसी को भी। लेकिन सेंटर साहब, इसी लड़ाई में कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट खड़ी हो, कहीं आइन जो है वही मुअत्तल ना हो जाए। पहले भी मतलब बात हो रही है कि आइन पे अमलदारी का मामला तो है। देखिए ना, आइन मुअत्तल इंशाल्लाह नहीं होगा। आइन मुअत्तल नहीं होगा। आइन को मुअत्तल कर दिया है 12 जुलाई को जजेस ने। आइन कुछ कह रहा है। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है ना, इन्होंने तो पूरा जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके दर्जन भर शिके उठा के फेंक दिए हैं। क्या वजह कोई नहीं है। मैंने एक बात सिर्फ कह रहा हूं कि 3 दिन जब आइन कहता है तो आप 23 दिन तक कैसे ले जा सकते हैं? आइन से इनराफ आपने किया है ना।
आइन को मुअत्तल इन्होंने किया हुआ है। हम तो आइन की जान डालना चाहते हैं, आइन के अंदर बताना चाहते हैं कि ये सब्ज किताब है, इसे इनहराफ ना करें। लेकिन सर अभी तक आप तो इनहराफ वाज़े कर रहे हैं ना, हमने जी अभी तक रिव्यू पिटीशन नहीं, रिव्यू पिटीशन देखे ना, जमा तो हो गई है, सुनी नहीं गई। रिव्यू पिटीशन का भी अहवाल देख लें कि हम लेके गए हैं, और एक जज साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी राय ये है कि एक मजलूम की या एक फरियादी की दाद रसी हमारी तफरीही तातीलात से ज़्यादा कीमती होती है। दो ने कहा नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, तफरीह ज़्यादा ज़रूरी है, तातीलात ज़्यादा ज़रूरी। ओके, अब वो जो तारीख़ है वो बनती है गालिबन सितंबर का मंडे, दूसरा मंडे जो 9 तारीख को आएगा, यानी 9 सितंबर तक आपकी ये पटिशन्स नहीं सुनी जाएंगी। जो फ्रेमवर्क दिया है फैसले पे अमल दरामद का, वो उससे पहले ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर फैसले पे पूरा अमल होता है तो सारे अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए थे निकल आएंगे, सारे अरकान जो वहाँ से गए थे वो पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। पीटीआई जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा वो चारों असम्बलियों में लहलहाती हुई फसल की तरह और यहाँ भी खड़ी हो जाएगी। उसके बाद हमारी पटिशन का क्या जवाब रह जाता है, क्या वक़्त रह जाएगी उसकी हमारे नजरसानी की दरख्वास्त। इसका मतलब ये सेंटर साहब ये समझाइए कि फिर जो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि दिसंबर में उनकी हुकूमत आ सकती है, जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत यानी इलेक्शन का जो ऑडिट है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह सकती है, तो इसका मतलब ये कि ये तलवार हुकूमत पे लटक रही है कि इलेक्शन नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। और असद कैसर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिसंबर में उनको मेजॉरिटी हाउस में मिल सकती है। तो ये जो ताने बाने हैं असद कैसर साहब जी, ये कहाँ से हो रहे हैं, मैं जानना चाह रही हूं। कैसर साहब जो हैं ये एक तो फ्रस्ट्रेशन से कहानी मैंने शुरू की थी, और ये है ख्वाब। उधर फ्रस्ट्रेशन है और इधर ख्वाब है। ये ख्वाब फरोशी कर रहे हैं अपने कारकुनों के लिए। खुद भी वो जागती आंखों के जो ख्वाब होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। जो सो के आदमी ख्वाब देखता है तो उसे पता चलता है सुबह जाग के कि ये ख्वाब है। जो वो दिन को ख्वाब देखता है ना, उसे पता भी नहीं चलता कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ये ख्वाब फरोशी है, कहीं नहीं जाने वाली हुकूमत। पाकिस्तान इंशाल्लाह आपने 1-2 दिन के अंदर देखा है हमारे इशारे बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान उठ रहा है, वज़ीर आज़म मेहनत कर रहे हैं, इत्तेहादी मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को एक जिस तरह हम दिवालियापन से निकाल के यहाँ तक ले आए हैं आगे लेके जाएंगे। ये ख्वाब फरोशी करते रहें, अपने लोगों को तसल्लियाँ देते रहें, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये आप दिसंबर भी आ जाएगा। ठीक, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तो बनने हैं। कल भी आपने सुना हामिद खान साहब ने कहा कि हमें उम्मीद है पंजाब में रिलीफ मिलेगा, वफाक में मिलेगा। आज पतन की जो रिपोर्ट आई है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है NA 130, उसमें 3 पोलिंग स्टेशंस पर जो वोट पोल हुए हैं वो रजिस्टर वोटर से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कि मियाँ नवाज शरीफ की जो रुकनीयत है वो भी ख़तरे में है और बाकी मामलात भी हो सकते हैं। इस तरह की बातें हर इलेक्शन के बारे में आती हैं। 2018 के इलेक्शन को आप खोल के देखें, फेफन की रिपोर्ट देखें, पिलडैट की रिपोर्ट देखें, बाहर यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट देखें, आपको ऐसे अजूबे मिलेंगे जिनका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। अब भी इस तरह की कहानियाँ शुरू हो गई हैं, और ये सारी कहानियाँ इसलिए फैलाई जा रही हैं कि इस सारे अमल को मशकूक बना दिया जाए, जो हो चुका है, जो जड़ पकड़ चुका है, जो आगे चल रहा है। कभी ये वहाँ दस्तक देते हैं, कभी जाके IMF का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि पैसे ना दो इनको, कभी जाके कोई कांग्रेस से करारदादे मंजूर करके ले आते हैं। ऐसा कभी किसी जमात ने किया है? ये पता नहीं किस तरह की सियासी जमात है, मुझे तो हैरत होती है। मरियम साहिबा कहती थी पावर टॉक्स टू पावर। तो पावर टॉक्स तो वो करें ना, जो जिसको वो पावर समझते हैं उसके साथ जाएं। उसके दरवाजे पे 3 दस्तकें दे चुके हैं, 4थी दस्तक भी दें। खान साहब इससे ज़्यादा कोई नीचे आके मनस समाजत करें, हमें तो कोई वो नहीं है, वो करें बात उनसे। हमारी तरफ से हम तो बार बार कह चुके हैं, मैंने कल कह दिया था पार्लियामेंट हाउस के बाहर जी कि हम तो अब आजिज़ आ चुके हैं, हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं है, ना हम उनको पेशकश करने के लिए तैयार हैं। दरवाज़ों पे हमने ताले नहीं लगाए, कुंडियाँ भी नहीं लगाई। जब जिस तरह वो अर्जियाँ उधर दे रहे हैं, एक वक्त आएगा कि इधर भी अर्जी भेजेंगे, तो फिर हम मिल बैठ के फैसला करेंगे कि दरवाज़ा जो है उसको उनको अंदर आने की इजाज़त देनी है या नहीं देनी है। लेकिन ये अब नाज नखरों वाला ज़माना चला गया है, वो जहाँ बात करना चाहते हैं करें, और जब उधर से कोई जवाब मिल जाए तो फिर हमारे पास आ जाए। अब इरफान सिद्दीकी साहब ये भी बताइए कि मियाँ साहब जो हैं वो जाहिर है कि वो कहा जाता है कि हर फैसले में शरीक होते हैं लेकिन वो खामोश हैं।
एक सियासी खला तो बहरहाल है। मौजूदा जो हुकूमत है बेशक वो उसके ऊपर सियासत का नाम ज़रूर है, लेकिन एक टेक्नोक्रेट की तरह चल रही है। तो एक सियासत का जो किरदार मियाँ साहब का है वो तो वो अदा नहीं कर रहे। उसके पीछे क्या है, वो कब एक्टिव होंगे, वो क्यों नहीं है, ये बहरहाल आपका वोटर और सपोर्टर भी यही सवाल पूछता है ना इस वक्त। देखें, ये सवाल मेरा ख्याल है कि मैं रोज़ ही किसी न किसी चैनल पे जाता हूँ और हर रोज़ ये सवाल आता है और मैं इसका जवाब देते देते थक गया हूँ। मैं कहता हूँ कि मियाँ साहब की पार्टी की हुकूमत है वफाक में, मियाँ साहब की हुकूमत है सबसे बड़े सूबे के अंदर, मियाँ साहब के इत्तेहादियों की हुकूमत है सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। मियाँ साहब क्या करें? वो अपोजिशन लीडर के तौर पे बोलें और कहें जी कि ये नक्स है, ये ख़राबी है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नंबर एक, मियाँ साहब इनके स्पोक्स पर्सन बन के बोलें कि शाबाश, बहुत अच्छा किया मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा किया मरियम, बहुत अच्छा किया। वो क्या कहें? वो जहाँ तक पार्टी के अंदर के मामलात हैं उनमें दखील हैं। अभी रिसेंटली 15-20 दिनों में उन्होंने 2 मीटिंग्स की हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब नवाज़ शरीफ का वो मकाम नहीं है कि हर रोज़ वो एक ट्विटर पैगाम जारी करे या हर रोज़ कोई प्रेस टॉक करे या हर रोज़ एक बयान जारी करे, ऐसा नहीं है ना। वो जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी के मामलात को खुश उसलूबी से देख रहे हैं। आप उनकी जगह बैठ के देखें कि आपकी हुकूमत या आपके भाई की हुकूमत है पाकिस्तान पे, आपकी बेटी की हुकूमत है सबसे बड़े सूबे पे, आपके इत्तेहादियों की हुकूमतें हैं, आपका रोल क्या बनता है? आपका रोल यही बनता है कि आप पार्टी के सदर हैं, आप उसके मामलात को देखें जो वो देख रहे हैं, खुश उसलूबी से देख रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक चीज़ को हम, जो इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी मीटिंग हुई है, सबसे आम मीटिंग हुई है इस अदालती फैसले के बाद, वो भी हमने रिपोर्ट नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मियाँ साहब चुप बैठे हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन, आपके ख्याल में ये हुकूमत चलेगी? मैं तो कह चुका हूँ, मैं तो बड़े अल्लाह ताला, मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के लिए आसमां बड़ा ज़रूरी है। हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, हुकूमत ये चली जाए सपोज़ 10 दिन के बाद, फिर क्या होगा? एक क्यास, एक बदअमनी, एक अदम इस्तेकाम, जो खड़े हैं सराद के ऊपर कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करें, हम पाकिस्तान में सरमायाकारी, वो 2 कदम पीछे चले जाएंगे। पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि हुकूमत चले। मुस्लिम लीग नून बहुत तवील हुकूमत कर चुकी, पीपल्स पार्टी उससे भी ज़्यादा हुकूमत कर चुकी, उनके लिए शायद हुकूमत करना अब इतनी लजीज लज़्ज़त अंगेज़ चीज़ नहीं रही है। लेकिन इस मुल्क को अगर निकालना है तो आप किसके हवाले करेंगे? उनके हवाले करेंगे जो 4 साल इसको तबाही और गारतगरी के गड़े में फेंके हैं, वो आके निकालेंगे उसको। इसलिए हुकूमत का चलना जमातों के नहीं, मुस्लिम लीग नून के नहीं, पीपल्स पार्टी के नहीं, MQM के नहीं, इत्तेहादियों के नहीं, पाकिस्तान के मफाद में है, हम सब के मफाद में। और अगर अदालत से कुछ ऐसा आता है तो रेजिस्ट करेंगे आप लोग? वो देखेंगे कि अदालत क्या कहती है। हमने अदालत के फैसले माने हैं, हमने वो फैसला भी माना है कि जी तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, घर चले जाओ। हम चले गए, हमारे तो केसेस ही शुरू होते थे सुप्रीम कोर्ट से। अब तो पता चलता है ना कि एक सेशन जज ने ये कहा, फिर अगले दिन हाई कोर्ट आ गए, फिर अगले दिन सुप्रीम कोर्ट आ गए, फिर नज़रसानी होगी। हमारा तो ऐसा सिस्टम ही नहीं था ना, हमारा तो मैकेनिज्म ही दूसरा था। सुप्रीम कोर्ट से केस शुरू होता था, वहाँ ख़त्म हो जाता था, नज़रसानी भी नहीं थी। लिहाजा हमने तो वो फैसले भी माने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।